नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चौमला में आपका हार्दिक अभिनंदन। द्वितीय प्रश्न पत्र और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमने कल शतरंज की खिलाड़ी नामक कहानी के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में शतरंज के खिलाड़ी की तात्विक समीक्षा करेंगे। आज कहानी के तत्वों के आधार पर शतरंज के खिलाड़ी की तात्विक समीक्षा तात्विक समीक्षा से तात्पर्य होता है तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करना। तो कहानी के जो तत्व होते हैं उनके आधार पर हम कहानी की समीक्षा करेंगे। शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों में से एक है। प्रेमचंद ने राजा हरदौल, रानी सारंद्रा आदि ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी और शतरंज के खिलाड़ी भी एक ऐतिहासिक कहानी है। ये किस प्रकार की कहानी है? सबसे पहले तो यह है कि एक इतिहास प्रधान कहानी है। ऐतिहासिक कहानी है जिसमें प्रेमचंद ने तत्कालीन सामंत व्यवस्था के खंडहर तथा सामंतों की झूठी शान शौकत का चित्रण किया है। इसमें सामंतों की झूठी शान शौकत का चित्रण किया है। प्रेमचंद एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न कहानीकार थे और कहानी रचना की कला उनका वातावरण अधिकार था और उनका इसमें कहानी के रचना में उनका एक असाधारण योगदान था। उनके समान कोई कहानीकार नहीं हुआ। कहानी रचना की कला पर उनका शतरंज के खिलाड़ी उनकी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है जिसमें ढहती सामंती समाज व्यवस्था का चित्र उन्होंने यहाँ पर उपस्थित किया है। तो सबसे पहले हम तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। तो तत्वों में सबसे पहला तत्व आता है कथानक। कथानक के अंतर्गत देखिए, कथानक के अंदर होता है उसकी जो कहानी, जो उसका सारांश है, किसके ऊपर किस आधार पर जो क्या उसका किसमें किसका चित्रण किया गया है, किसका वर्णन किया गया, वो कथानक कहलाता है। और कथानक कहानी की आत्मा होता है। देखिए, देश को राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है किंतु देश की जो राजा है उस समय सब नवाब इनके प्रति पूर्ण रूप से उपेक्षापूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। मतलब उनको कहने का मतलब देश से उनको कोई मतलब नहीं है, अपनी झूठी शान शौकत पर जी रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मिर्जा शहजाद अली और रोशन अली ऐसे दो लखनऊ के नवाब हैं जो देश की हलचलों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वे अपनी जान दादों के सहारे मस्ती कर रहे हैं। मतलब जो अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो बनाई हुई दौलत है, उनकी जो शान शौकत बनाई है उसके ऊपर वो मस्ती करते हैं तथा अपने शतरंज के व्यसन में पूरी तरह डूब जाते हैं। और मीर रोशन अली की बेगम की कारगुजारियों से घबराकर लोग गोमती के किनारे कहीं वीराने में शतरंज खेलने चले जाते हैं। वहाँ पर एक झोपड़ी होती है, वहाँ पर वो खंडहर के अंदर शतरंज खेलने लग जाते हैं। किंतु शतरंज की एक मामूली सी चाल को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों आपस में तलवारें निकाल लेते हैं और घायल होकर मर जाते हैं। यही कहानी खत्म हो जाती है। तो ये तो हुआ इसका
कथानक। दूसरा इसका जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, देखिए चरित्र चित्रण के अंतर्गत देखें तो कहानी में कथा वस्तु के उपरांत पात्र अथवा चरित्र चित्रण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानी के पात्र ही उसकी कथा वस्तु निषिद्ध घटना चक्र के नियामक होते हैं। और शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा, शहजाद अली तथा रोशन अली की चारित्रिक पृष्ठभूमि प्रेमचंद ने समकालीन जीवन का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। मतलब उनके चरित्र के माध्यम से कि उस समय का जो जीवन था उसका एक बहुत बड़ा प्रभावशाली जीवन का चित्रण उन्होंने सुंदर किया है। कहानीकार ने अपने चरित्र के अनेक स्तरों को उद्घाटित किया है। यद्यपि वीरत्व के गुण और उनमें अभाव नहीं है, किंतु उसका उपयोग नितांत व्यक्तिगत संदर्भों में करते हैं। वो बताते हैं कि उनके अंदर वीरता तो है, लेकिन उस वीरता का जो है वो प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाते और अपने स्वार्थ के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं और खत्म हो जाते हैं। व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भों में नहीं, वे एक प्रकार के कहानी विलासिता तथा जड़ता के मूर्तिकार रूप हैं। मतलब विलासितापूर्ण जिंदगी वो जीते हैं, इस प्रकार का उनका चरित्र है। दूसरा है वातावरण। अगला जो है वो है वातावरण। वातावरण, अब देखिए वातावरण के अंदर के या प्रेमचंद ने देश काल तथा वातावरण के अंकन में पूरी तरह सफल कहानीकार रहे। शतरंज के खिलाड़ी में ढहती सामंती व्यवस्था, मतलब उस समय देश की स्थिति खराब है और सामंतों की जो व्यवस्थाएं थी वो खत्म हो चुकी थी, मतलब एक तरह से ढह गई थी, है ना। उसी पृष्ठभूमि पर देश की राजनीति जड़ता का प्रतिबिंबन किया है। और मिर्जा और मीर रोशन अली उसी वातावरण की देन है जिन्हें देश और समाज जैसे किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब जो वातावरण उस समय बना हुआ था देश में, तो उस वातावरण से उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो अपनी झूठी शान शौकत में अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं और अंत में समाप्त कर देते हैं। दूसरा है, अगला जो है वो है कथोपकथन। कथोपकथन के कहानी में समावेश का उद्देश्य कहानी की कथा वस्तु का विकास करना है। कथोपकथन का क्या मतलब होता है कि कहानी की जो कथा है उसका विकास करना है, पात्रों की चारित्रिक व्याख्या करना है तथा लेखक के अभिष्ट स्पष्टीकरण होता है। शतरंज के खिलाड़ी में कथोपकथन मिर्जा, शहजाद अली तथा रोशन अली की चारित्रिक विशेषताओं का सफलतापूर्वक उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया। जिस प्रकार से कहा है, मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर होगा ये लीजिए शाह। मिर्जा जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू बहा रहे होंगे। मीर रोया ही चाहे, यह ऐश कहाँ नसीब होगा। और इस प्रकार से कथोपकथन का उन्होंने विकास किया। दूसरा है, अगला जो हमारा तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा शैली, इसके अंतर्गत देखिए साहित्य लेखन का कार्य हिंदी से पूर्व उर्दू में किया था। उनका उर्दू पर भी उतना ही अधिकार था जितना प्रभाव उनकी भाषा इस प्रस्ताव पर देखा जा सकता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सामान्यतः व्यवहार तथा बोलचाल की भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है और साथ साथ उन्हें उर्दू प्रधान, संस्कृत प्रधान और समन्वित भाषा का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा की एक विशेषता है कि उन्होंने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है, उर्दू, संस्कृत और मिश्रित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। शतरंज के खिलाड़ी में भी उनका एक प्रयोग के दर्शन होते हैं: प्रतिकार, उग्र, दृढ़ निश्चय, टेक, रियासत, खानदान, बेढब, कायदा आदि ऐसे शब्दों का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। अगला है उद्देश्य। छठा जो तत्व है वो है उद्देश्य। कहानी के 6 तत्व माने गए। देखिए उद्देश्य के अंदर देखिए, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से एक व्यापक उद्देश्य को सामने रखा है।
इनकी कहानियाँ मनोरंजन के लिए भी लिखी गई हैं तथा इनमें सुधार की भावना भी है और उनमें एक और यदि शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है तो दूसरी ओर उनमें आदर्श की प्रतिष्ठा भी मिलती है। शतरंज के खिलाड़ी में सामंती जीवन की विलासिता तथा निष्क्रियता का पर तीखा व्यंग्य किया गया है। क्या विडंबना है कि जिस समय देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज़ादी के लिए कुछ करने का हौसला रखता है तब वहाँ के जमींदार विलासिता में डूबे रहते हैं। तो इस उद्देश्य को उन्होंने ध्यान में रखकर उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी कहानी का वर्णन किया है, की रचना की है। तो ये थी हमारी शतरंज के खिलाड़ी के तात्विक समीक्षा। अगली कहानी है मधुआ। मधुआ मधुआ कहानी का सारांश देखते हैं। मधुआ कहानी का सारांश। मधुआ कहानी का नायक शराबी ठाकुर सरदार सिंह है। इसका जो नायक है वो कौन है? नायक ठाकुर सरदार सिंह, ये इसका हीरो है। अपनी लच्छेदार कहानियां सुनाकर कुछ पैसे प्राप्त कर लेता है। एक बार वह ठाकुर के पास जाकर कहने लगा कि सरकार, इस बार तो 7 साल हो गए, 7 दिन हो गए शराब पीने को नहीं मिली है। ताज मतलब लच्छेदार बातें करता है घुमा फिरा करके। सरकार, इस बार तो बहुत दिन हो गए हैं शराब पीने को नहीं मिली। तब ठाकुर कहता है कि आज शराब पियोगे क्या? तब शराबी कहता है कि उसने 7 दिन चले चखने पर बिताए हैं, आज तो जितना मिलेगा सबकी शराब पी जाएगा। और मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन में अच्छी होती है। इस प्रकार की वो सोच रखता है। उसकी खुमारी में रुके दिन काट लिए जा सकते हैं। तब ठाकुर साहब के पूछने पर कि आज दिन भर उसने क्या क्या किया है तो वह कहने लगा शराबी की दिनचर्या। देखिए अब उसमें सबसे पहले उसकी क्या क्या दिनचर्या रही है, शराबी की क्या दिनचर्या रही है, शराबी की दिनचर्या। तो इसका अंतर्गत देखिए, आज सवेरे सूर्य के चारों ओर कोहरा लिपटा रहा था और वह भी अपना कंबल लपेटे मुंह छिपाकर पड़ा था। जब धूप निकली तो वह बड़े कष्ट से हाथ मुंह धोया और थोड़े पैसे बचे हैं उन्हें लेकर किसी पराठे वाले के पास पहुंचा और धीरे धीरे पराठे खाता रहा और अपने को भी सेकता रहा। फिर वह गोमती नदी के किनारे गया और जब बूंदें पड़ने लगी तब अंधेरा हो गया था। तब भागकर ठाकुर के पास आ गया। तो ये इस प्रकार की शराबी की दिनचर्या थी। दूसरा है बड़े लोगों की निर्दयी जिंदगी। अगला पॉइंट है वो क्या है? बड़े लोगों की निर्दय जिंदगी। तो इसके अंदर देखिए, ठाकुर साहब ने कहा आस कुछोला और गडरिये की लड़की जैसे निर्दयी लोगों की जिंदगी वाली कहानी जो तुमने सुनाई थी वैसे ही निर्दयी जिंदगी रामचंद्र जी ने हनुमान के साथ की थी, परंतु आज वैसे ही हंसने वाली कहानी सुनाने पर उसे बढ़िया से बढ़िया शराब पिला सकते हैं। शराब पीने का कारण, अब देखिए शराब पीने का क्या कारण था, वो शराब क्यों पीता था? तो उसने शराबी ने कहा उसके दिमाग में बड़े बूढ़ों से सुने हुए अमीरों की रंगरेलियां और दर्द भरी आहो फुटकर मरने वाली बेगमों के दुखों का दृश्य उसको बार बार सताता रहता है। और चक्कर काटते हैं और उसी दुख के भूलने के लिए वह शराब पीता है। और शराबी की बात सुनकर ठाकुर साहब ऊँगने लगे और उन्होंने उसे 1 रुपया देकर लल्लू को भेजने को कहा। अब बालक का रुदन देखिए, अगला जो आता है वो बालक का रुदन, बालक रोता है।
बालक का रुदन। इसके अंतर्गत क्या होता है, रुपया उठाकर शराबी वहां से खिसक जाता है। जब ठाकुर साहब जमादार लल्लू की कोठरी के पास पहुंचा तो उसने एक सुकुमार कंठ से रोने की आवाज़ सुनी और वहीं खड़ा हो गया और सुनता है कि लल्लू कर्कश स्वर में किसी को डांट रहा था और उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था। बालक शराबी के पीछे, जैसे वो शराबी है जो पैसे लेकर जाता है तो वो बालक जो होता है वो उसके पीछे चला जाता है। तो शराबी बालक मधुआ का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ अपनी कोठरी में पहुंचकर ढेबरी जलाकर प्रकाश करता है और बालक को एक पराठे का टुकड़ा देकर स्वयं वहां से भोजन लेने चला जाता है। और बिजली के प्रकाश में भी बालक चिंता से देसी शराब का अद्धा लेकर मिठाई पूरी और नमकीन लेकर वापस अपनी कोठरी पर पहुंचकर बालक को भोजन कराता है और वह स्वयं भी करता है। फिर दोनों सो जाते हैं। अब देखिए प्रातःकाल का दृश्य, सुबह का समय होता है, उसके बाद रात को तो ये इस तरह से वो खाना खाते हैं और उसके बाद प्रातःकाल का क्या दृश्य रहता है, सुबह हो जाती है। प्रातःकाल के अंतर्गत दूसरे दिन उठकर शराबी दोनों का पेट भरने की चिंता वह गोमती की ओर जाता है और वहां उसका पुराना मित्र राम जी उसे मिल जाता है। वह कल टोकर कोठरी पर ले जाता है और बालक को रात का बचा हुआ भोजन दे देता है और पूछता है अब वो कहाँ जाएगा, परंतु बालक कहीं नहीं जाने को कहता है। और इस पर शराबी कहता है कि इसके जमा गड़ी नहीं है जिसे खोद खोद कर उसे मिठाई खिलाता रहे। अब देख लिए कर्मणीय,